हाय, दिस इज़ बिट्टू एंड वेलकम टू विजडम मेकर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पार्ट 1 में एपिक्स तक कंप्लीट किया था। एपिक्स तो होते थे महाभारत और रामायण। महाभारत के अंदर भागवत गीता आते थे और उसमें कुछ कुछ जो कृष्ण के द्वारा उपदेश दिए गए हैं वो बताया गया था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। मैंने बात किया था कि कैसे हिस्ट्री पे कैसे विश्वास करें। तो हिस्ट्री पे तभी विश्वास कर पाएंगे जब हमारे पास रिटन सोर्स हो, या उस टाइम के खुदाई के टाइम में, मतलब जब डिगिंग हो रहा था तो उस टाइम में कुछ हमें सोर्सेज मिले होंगे और उन्हीं सोर्सेज को देखकर हम मानते हैं कि उस टाइम में भी ऐसा कुछ हुआ होगा। तो लेट्स डिस्कस। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में क्या हम पढ़ेंगे? पहला, आयरन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। आयरन आर्टिफैक्ट्स में, क्योंकि उस टाइम आयरन एज चल रहा था इंडिया में, आप जानते हैं 1000 BC में। तो जो विलेज में फार्मिंग हुआ करती थी, ठीक है ना, उसके लिए आयरन से बने हुए टूल्स यूज़ होते थे, ठीक है। और आपको पता है कि जो इंडिया का जो मोस्ट पार्ट है वो गंगा से घिरा हुआ है, गंगेटिक प्लेन से नॉर्थ की अगर बात करें तो, ठीक है। तो जो इंडिया का जो पार्ट है वो गंगेटिक प्लेन है, गंगा से घिरा हुआ है। तो इसमें है क्या कि लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द गंगेटिक प्लेन्स टू द पेनिनसुलर साउथ इंडिया की तरफ झुका हुआ है। आप देखेंगे तो ये जो है ये साउथ इंडिया का पोर्शन है इधर में पूरा, और इधर में जो नॉर्थ की भाग है ना, ये पूरा गंगा रीजन है। इधर गंगा इधर से आती है और मिल जाती है इधर बंगाल की तरफ। तो ये पूरा पार्ट है जो कि गंगेटिक प्लेन नॉर्थ का पार्ट। तो आयरन वाज अ हार्डर मेटल देन कॉपर एंड ब्रोंज। आपको पता है कि उस टाइम कॉपर और ब्रोंज भी था, लेकिन हम कॉपर और ब्रोंज से के बाद की बात कर रहे हैं जिसमें आयरन डिस्कवर हो चुका था। और आयरन जो था उस समय काफ़ी हार्डर मेटल हुआ करता था, इसीलिए जो खेतों की जुताई हम पहले करते थे ना ऊपर ऊपर, और वो अंदर से, मतलब काफ़ी खेत जो है वो काफ़ी डीपली, मीन्स सॉइल के अंदर काफ़ी डीपली उनको हार्वेस्ट किया जाने लगा, जोता जाने लगा, कल्टीवेट किया जाने लगा। इट वाज अच्छा, ये जो आयरन था ये काफ़ी ज़्यादा था। तो अब देखिए, आयरन डिपॉजिट वर फाउंड ओवर लार्ज एरिया। इट वाज यूज इन फॉलोइंग एरियाज। कहाँ कहाँ पे यूज़ होते थे? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या हुआ? आयरन हुआ डिस्कवर। द डिस्कवरी ऑफ आयरन गेव द आर्यंस न्यू इम्प्लीमेंट लाइक एक्सेस टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड कल्टिवेट द लैंड। आयरन आया तो आर्यंस को क्या मिला? एक टेक्निक मिल गई। उसको क्या चीज़ की टेक्निक मिल गई? तो जो जंगल थे या जो ज़मीन थी उसको हटाना, मतलब कि उनको जोतना, ठीक है ना, अच्छे से हार्वेस्ट करना। एग्रीकल्चर बिकेम देयर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। विद द यूज़ ऑफ आयरन प्लाव, मतलब आपने देखा होगा खेत जोतने के लिए जो चाहिए ना ये सब, तो आयरन से बने हुए बहुत सारे प्लाव होते थे, जैसे कि हेड्स हो गया, सिकल हो गया, होई हो गया, ठीक है, ये सब होते थे। कुड ब्रिंग वास्ट ट्रैक ऑफ द लैंड अंडर कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन में ये सब का यूज़ होने लगा। द प्रोडक्ट ऑफ मोर राइस, वीट, बार्ली, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये सब डिस्कवर होने लगी उस टाइम, क्योंकि ये इन सब का प्रचलन था। तो जो फ्रूट है या जो भी है ये सब क्या होने लगे? काफ़ी पैमाने पे चलने लगे, मतलब कि राइस हो गया, वीट, बार्ले, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, ये सब काफ़ी चलने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में ये आयरन इम्प्लीमेंट्स बने हुए हैं। तो इस हिसाब से क्या करते थे, ये इनका यूज़ करते थे और अपने जीवन को आसान बना लिया था इन्होंने। आयरन की डिस्कवरी के बाद जीवन जो है आसान हो गया था। अब आप देखिए, पॉ पोट्री बना हुआ है ना, तो ये क्या है ना, तो इसमें देखिए आप, पहला है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन पहला हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था, दूसरा ऑक्यूपेशन है द यूज़ ऑफ आयरन गेव क्लोज टू द। अच्छा, ये देखिए ऑक्यूपेशन में क्या करते थे, चूँकि ये सिविलाइजेशन डेवलप हो चुकी थी, तो ये सिविलाइज्ड पर्सन थे, तो ये चीसल बनाते थे, हैमर बनाते थे, ठीक है, और टोंग्स, चिमटा बनाते थे, ये सब चीज़ बनाते थे और इसका डेली लाइफ में यूज़ करते थे। आपने देखा होगा ऐसी पोएट्री बनाते थे, बर्तन बनाते थे, ठीक है। अगला अगला है जो थर्ड, वो है डिफेंस। तो डिफेंस में क्या करते थे? आयरन का यूज़ करते थे, जो कि तलवार बनाते थे, आर्मर बनाते थे, शील्ड्स बनाते थे, ठीक है, इनका डिफेंस में यूज़ होता था।
सेकेंड टॉपिक इज पोट्री। पोट्री बनाना आपने फर्स्ट में देखा होगा कि पोट्री के कुछ इमेजेस थे। देखो यहाँ पे पोट्री बने हुए हैं, है ना। तो ये पोट्री है, ये सब प्रमाण मिले हमें। नेक्स्ट तो पोट्री फॉर्म अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द ग्रे वायर एंड द प्रिंटेड ग्रे वायर पोट्री डिस्कवर्ड, मतलब इस कलर का था, ग्रे का था बनता हुआ, ठीक है, पोट्री बनता था। पंजाब एंड हरियाणा बिलीव टू बी बिलोंग द ऋग वैदिक आर्यंस, ये मानते थे ऋग वैदिक आर्यंस में बिलीव करते थे। और कुरुक्षेत्र, लुधियाना, कलपट्टनम, कटपालन नगर जो कि जालंधर में है, दीज आर द एरियाज वेयर दिस सोर्सेज हैव बीन डिस्कवर्ड, ये पाए गए हैं। बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम पीरियड एंड सेम रीजन ऑफ द मेंशन इन द ऋग्वेदा, ये ऋग्वेदा को पूरी तरीके से मानते थे जो वहाँ पे पीरियड और जो मेंशन किया गया है उस चीज़ को। These cultures are regarded as Vedic because they belong to the same period and same region. ये जो कल्चर है इसको ऋग वैदिक बोला गया क्योंकि ये सेम पीरियड और सेम रीजन से बिलोंग करता है, जो कि मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। जो गंगा यमुना द्वाब है, द्वाब का मतलब होता है जहाँ पे गंगा यमुना का मिलाप होता है। द अर्लीस्ट आयरन ऑब्जेक्ट एंड जनरली एसोसिएटेड विद द PGW का मतलब यही हुआ, पेंटेड ग्रे वेयर, इस रीजन को बोला जा रहा है। हियर द नंबर ऑफ साइट्स एसोसिएटेड विद द prolific use of iron have been discovered. The PGW culture correspond to the later Vedic period. ये जो है लेटर वैदिक पीरियड जिसका टाइमलाइन हमने पढ़ा था कि 1000 to 500 BC. This is later Vedic period. The PGW is a very fine, smooth and even colored pottery. तो काफ़ी अच्छा स्मूथ और कलर्ड हुआ करता था। इट वॉज मेड अप ऑफ वेल वर्कड, मतलब काफ़ी अच्छा उस पर पेंटिंग की रहती थी। हाई क्वालिटी होता था क्ले का एंड पैटर्न जो होते थे वो ब्लैक में होते थे। फ्लोरा और फौना के होते थे, मतलब प्लांट्स एनिमल्स के इन सब के पैटर्न इस पर डाले रहते थे। सन का पैटर्न, सन सिंबल होता था। उसके बाद सीन इज द सम केसेस द पोट्री इंक्लूड्स ओपन माउथेड बॉल एंड द डिशेज। इनमें ओपन माउथेड बॉल होते थे ऐसे की तरफ, ऐसे ऐसे। सो नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ द आर्यंस। आर्यंस आए कैसे, इनकी कहानी है। द ओरिजिन ऑफ द आर्यन एज वेल एज द background of the people who settle in India is full of the consensus. Some historians believe that Aryan were the native in India. कुछ लोग मानते हैं कि यहीं के थे, कुछ लोग मानते हैं बाहर से आए थे। बाल गंगाधर तिलक की बात करें और जिन्होंने स्टडी किया ऋग्वेद का, तो बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि जो आर्यंस हैं, बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि जो आर्यंस है वो इंडिया के ही हैं, इंडिया में ही उनका जन्म हुआ, यहीं के हैं निवासी। और बाकी लोग का मानना था, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे एक नाम आता है AC दास का, तो AC दास, इनका मानना था कि इनके हिसाब से कि हिस्ट्रियन ने ये प्रूफ करने की बात की कि आर्यंस जो था वो इंडिया के ही थे, इंडिया में ही उनका घर हुआ करता था। और इनका ये भी मानना था कि ये सप्त सिंधु, मतलब पंजाब का जो रीजन है वहाँ पे ये वहाँ से दूसरे पार्ट में इंडिया के मूव किए। बट दयानंद सरस्वती, इनका मानना था कि ये तिब्बत से आए थे, ठीक है। उसी प्रकार प्रोफेसर M म्यूलर का मानना था कि जो कि एक जर्मन स्कॉलर थे, एक जर्मन पढ़े लिखे स्कॉलर थे। इनका ये मानना था कि आर्यन जो है इंडिया में सेंट्रल एशिया से आए हैं, ठीक है ना, इंडिया में सेंट्रल एशिया से हैं। इन्होंने दो रीज़न भी बताया। द फर्स्ट वे वाज द माइग्रेशन फ्रॉम पीपल, सेंट्रल एशिया से बोला कि स्टार्ट किए थे 1500 BC के आसपास, और ये भी बताया कि ये सेंट्रल एशिया से चलना स्टार्ट किए थे दूसरे रीजन में। थ्योरी होल्ड्स द ओरिजिन ऑफ द थ्योरी होल्ड्स द ओरिजिन ऑफ द रिजेम्बलेंस टू बैंड्स ऑफ वार लाइक पीपल ऑफ द सेंट्रल एशिया। इनका ये मानना था कि ये यहाँ से मूव किए थे। सेंट्रल एशिया थ्योरी जो है इनमें ये मानना था कि ये रोमन कल्ट्स
इंडियन, ग्रीक, पर्शियन और ये क्या बोलते हैं, सेम स्टॉक, ठीक है ना। मतलब ये सेंट्रल एशिया इंडिया से सेंट्रल एशिया से इंडिया में फैले हुए थे और फिर धीरे धीरे पर्शिया, ग्रीक और यहाँ पे पहुँचते गए। बहुत सारे हिस्ट्रियन ये भी बात मानते हैं कि सेंट्रल एशिया थ्योरी के हिसाब से जो मैक्स मिलर का था, ये क्यों ऐसा एक्सेप्टिंग थ्योरी है, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण भी हैं। अब उनको देखते हैं। इन एंशियंट टाइम्स फर्स्ट जो लैंड था एशिया का वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था और इसलिए एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक पर्पस ऑफ एनिमल्स के लिए ये मूव किए हैं। और स्टोन इंस्क्रिप्शन वहाँ से देखने को मिले हैं, क्योंकि जैसे कि इंद्र का, वरुण का, ये सब गॉड स्ट्रक्चर जो भगवान को मानते थे उनका वहाँ पे देखने को मिला है। फ्लोरा और फौना मतलब एनिमल और प्लांट की स्पेसीज जो है जो ऋग्वैदिक पीरियड में पाई जाती थी वो देखने को मिला है। एशिया माइनर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप एंड इंडिया, चूँकि ये बीच में पड़ता है इसीलिए यूरोप और इंडिया के बीच में ये रीजन पड़ता है, इसलिए माना जाता है वहाँ से बिलोंग करते थे। बायोलॉजिस्ट ने ये नोटिस किया कि जेनेटिक ट्रेट्स जो डीएनए है वहाँ पे वो देखा वहाँ के लोगों का और पाए कि जो 35% जो ऐसे लोग हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जो कि उनके साथ सिमिलर ट्रेट बिहेव करता है, मतलब कि सेम डीएनए मैच करता है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो इंडो आर्यंस थे वो माइग्रेट किए सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ। और हाउएवर अभी भी ये जो इशू है ऑरिजिन है ये स्टिल बीइंग डिसरप्टेड, मतलब ये विवाद का कारण है, कोई कंफर्म नहीं बोला जा सकता। द PGW फेज वाज फॉलोड बाय द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो जो PGW की बात कर रहे थे जो पंजाब की रीजन की, तो वहाँ पे ये देखा गया कि ये जो फॉलो किए गए ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वार के फेज के द्वारा, मतलब कि जो कि 700 पहले BC की बात बताती है कि वहाँ पे बहुत सारे पोल्ट्री, ग्रोसरी, साइनिंग करते हुए ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जो कि एक प्रूफ है कि कहीं ना कहीं ये रीजन में ये बिलोंग करते थे, ठीक है, ये एक प्रूफ के तौर पे है। चलिए अगले देखते हैं अर्ली सेटलमेंट। पहले की बात करते हैं अर्ली सेटलमेंट कैसे हुआ। द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द रिवर एंड द माउंटेन मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, इट इज बिलीव्ड दैट आर्यन सेंट्रल एशिया फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड सेटल टू द वैली ऑफ द काबुल रिवर एंड पंजाब। ये आए थे कहाँ से, अफगानिस्तान से, ये आए थे अफगानिस्तान से और इंटर किए इंडिया में, ठीक है, ये इंटर किए इंडिया में और कहाँ पे जाके बस गए, काबुल रिवर और पंजाब के थ्रू आए थे, इसी वैली के थ्रू, ठीक है। इनको नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो कि सप्त सिंधु 7 नदियों का, सप्त मतलब 7, सिंधु मतलब चूँकि वहाँ से जो नदी बहती है, नेमली सिंधु, इंडस, रवि, बीज, सतलज, झेलम एंड चेनाब एंड सरस्वती, ठीक है। इन एरिया को ईस्टर्न अफगानिस्तान में अभी देखा गया, ये ईस्टर्न अफगानिस्तान को कवर करता है। पंजाब जो है वो पार्ट हो रहा है इंडिया का, कुछ पार्ट पाकिस्तान का एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। लेटर दिस रीजन वाज नेम्ड ब्रह्मावतार, ब्रह्मा अवतार के नाम से इनको जाना जाता है। ब्रह्मा अवतार का मतलब ही है लैंड ऑफ गॉड्स, बिकॉज क्योंकि ये ऋग्वेदा में इनकी जगह दी गई है। ऋग्वेदा में नदियों को गॉड की तरह माना जाता था, सेक्रेट माना जाता था, सेक्रेट। द रीजन प्रोवाइडेड कंडीशन फॉर स्टेबल एग्रीकल्चर एंड एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं मूव किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे और उसका उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता भी है। अगला है सोसाइटी, सोशल और ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा था। तो ऋग्वैदिक टाइम में, अर्ली वैदिक पीरियड में अगर हम देखें तो आर्यन जो है गांव में रहते थे। फैमिली जो थी काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल थी और ये जो है काफ़ी देशभक्त भी हुआ करते थे। और दूसरी बात, ये काफ़ी ज़्यादा फैमिली मेम्बर हुआ करते थे और इनको गृहपति और कुलपति के भी नाम से जानते थे। मतलब किसको, जो ओल्डेस्ट मेल फैमिली मेम्बर होता था उसको गृहपति या कुलपति के नाम से जाना जाता था। और जब वो मर जाता था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी उससे छोटे वाले बेटे पे, मतलब कि उसका जो बेटा है उसमें से जो सबसे बड़ा उस पर आ जाती थी, या उसका भाई है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी। सिमिलर फैमिली, तो ऐसी बहुत सारे फैमिली जो है ग्राम और जो विलेज है वहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। और बहुत सारे विलेजेस मिलकर एक विश बनाते थे, विशा जिसको नाम से जानते थे। और बहुत सारे विशा जो है ये मिलकर बनाते थे एक जन, और जन से बनता था जनपद, ऐसे करके ये चलते थे। हेड जो होता था विलेज का, जो विलेज का हेड होता था उसको ग्रामीणी के नाम से जानते थे, ठीक है।
और जो विश का जो हेड होता था उसको विशपति जानते थे, ठीक है। राजन और किंग जो था वो सबका हेड होता था, जन का, ठीक है। द किंग वांट द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर, तो ये शासन चलता था मिनिस्ट्री के द्वारा, और ऑफिस होती थी ग्रामनीज की, ठीक है। पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे। तो सेनानी वाज द कमांडर ऑफ द आर्मी, सेनानी वाज द कमांडर ऑफ द आर्मी। द पुरोहित परफॉर्म्ड रिलीजियस सेरेमनीज, और ये रिलीजियस सेरेमनीज काम करते थे, पुरोहित का काम ही था पूजा पाठ करना। सेनानी वाज द कमांडर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज वाज कैरिड बाय द ग्रामीणी, एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम मिला था डेट वाज ग्रामीणी। किंग डिड नॉट मेंटेन एनी रेगुलर आर्मी, कभी भी, ठीक है। हाउएवर इन टाइम्स ऑफ द वार दे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज ट्राइबल ग्रुप्स टू परफॉर्म मिलिट्री फंक्शंस, जब आर्मी की कमी होती थी तो ट्राइबल ग्रुप्स को वहाँ उस सेना में डाल दिया जाता था। ड्यूरिंग ऋग वैदिक टाइम हुआ क्या, ट्राइब्स इलेक्टेड अ लीडर ऑफ इट्स ओन, अपने लीडर को सिलेक्ट करना स्टार्ट किए, और वो उतना पावरफुल नहीं था, ठीक है, एज द वन इन द लेटर वैदिक पीरियड में। जैसा हमने देखा था जितने पावरफुल लीडर हुआ करते थे उतने पावरफुल लीडर नहीं होते थे। ऋग वैदिक पीरियड की बात करें तो 3 पॉपुलर असेंबलीज होते हैं, जिसमें सभा, समिति और विदाता, ये तीनों को ध्यान में रखना है, सभा, समिति एंड विदाता। ये किंग को एडवाइस किया करते थे। अब बात करते हैं आगे कि विदाता जो था वो अर्लीस्ट असेंबली विच यूज टू परफॉर्म ऑल द काइंड्स ऑफ फंक्शन, जैसे कि इसका काम था इकोनॉमिक, मिलिट्री, रीजन, सोशल, इन सब चीज़ों के बारे में सजेस्ट करना। किंग को एक सलाहकार हुआ करता था। वोमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट, महिलाएं भी पार्टिसिपेट किया करती थी उसमें, विदाता में, उसमें मेंबर हुआ करती थी। सेकंड आता है समिति। समिति क्या करता था, तो समिति के बारे में है कि समिति वाज असेंबली ऑफ द पीपल, ये पीपल का असेंबली था। एंड सभा वाज द काउंसिल ऑफ द एल्डर्स, जो एल्डर्स होते थे उनकी एक सभा, एक काउंसिल हुआ करती थी, जो बड़े होते थे उनसे सलाह लिया जाता था। क्योंकि सभा क्या करता था, एडवाइजरी एंड जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता था, सलाह और न्याय देने के बारे में, ठीक है। समिति जो है वाज कॉल्ड टू सेशन ऑन अ स्पेशल ओकेजन, समिति को कभी स्पेशल ओकेजन बुलाया जाता था। मतलब विधाता का काम हो गया इकोनॉमिक, मिलिट्री, रीजन और सोशल के बारे में, समिति का काम हो गया लोगों को असेंबल करना, और सभा का काम हो गया कि जो उसमें वृद्ध लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका एक ग्रुप बनाना, मेंबर बनाना, काउंसिल बनाना, डेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मिंग एडवाइजरी एंड जुडिशियल फंक्शन। बट इन द लेटर वैदिक पीरियड what had happened in the later Vedic period, we have noticed that kingship became hereditary and divine element came to be associated with the king. This was the, बाद में देखा गया कि जो किंगशिप था वो हेरिडिटी होने लगा, मतलब जो राजा है उसका उत्तराधिकारी, उसके मरने के बाद उसकी गद्दी पे उसका बेटा बैठेगा, ऐसे ये प्रोसेस चलने लगी। दिस पीरियड मार्क द बिगनिंग ऑफ टैक्सेशन, और धीरे धीरे इसमें टैक्सेशन आया, एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरीज आई। तो हुआ क्या कि लेटर वैदिक पीरियड में द पॉपुलर असेंबलीज लॉस्ट देयर अर्लियर इंपॉर्टेंस, जो पहले की असेंबली जो बनाई होती थी, एक राजा बना के जाता था तो दूसरा राजा उसको ख़त्म कर देता था, उसकी इंपॉर्टेंस गिरने लगी धीरे धीरे। सभा समिति केम टू बी डोमिनेटेड बाय द चीफ एंड द रिच नोबल्स, तो जो रिच नोबल्स हुआ करते थे, जो चीफ होते थे, वही सभा समिति को चलाते थे, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उतना। वोमेन वे नो लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड दिस असेंबलीज, तो महिलाओं को बैन कर दिया गया, जो पहले उनको अलॉटमेंट मिला था वो बैन कर दिया गया उनमें मेंबर बनने के लिए, सभा समिति का और सलाह देने के लिए। अगला है पोजीशन ऑफ वोमेन। वोमेन का पोजीशन कैसा था, तो ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड वोमेन वेयर रिस्पेक्टेड, उनको रिस्पेक्ट मिलता था, ठीक है। मैरिज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैड बिकेम सेक्रेट, तो ये सेक्रेट रहता था, एक पवित्र रहता था। द डॉटर वे गिवन फ्रीडम टू चूज देयर हस्बैंड, तो जो पुत्रियाँ होती थी उनको अपने हस्बैंड को चूज करने का अधिकार मिलता था। द सिस्टम रीमैरेज ऑफ विडो वाज प्रिवेल्ड, ठीक है, दोबारा जो होता था रीमैरेज की प्रथा कुछ। देयर वाज नो एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड मैरिज, कोई चाइल्ड मैरिज नहीं था, ठीक है। मैरिजेबल एज जो होता था ऋग वैदिक स्कीम का वो 16 to 17 ईयर्स का हुआ करता था, ठीक है। इन द लेटर वैदिक पीरियड देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन स्टेटस ऑफ वुमेन, लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आता है ना तो उनका स्टेटस क्या हो जाता है, डिक्लाइन, ख़त्म होने की कगार पे आ जाता है, मतलब कि जो पहले उनको छूट मिला जाता था वो छीनने लगता है।
देयर पार्टिसिपेशन इन द याजना वाज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी। अब चूँकि जो याजना होता था आपने देखा है वहाँ पे ऋषि मुनि कुछ हवन करते थे, तो ये याजना में उनका कंसिडर्ड नेसेसरी नहीं था, हटा दिया गया था। और उनको लगता था कि अब उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी जो होता था, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब उनका ख़त्म हो रहा था, फ्रीडम उनका ख़त्म हो रहा था। द फ्रीडम टू चूज हस्बैंड बाय वुमेन वाज कर्टेल्ड, ये भी दुविधा में आ चुका था, ये भी ख़त्म हो रहा था। अगर बात करें क्लास डिवीजन की, तो हम देखते हैं कि कास्ट सिस्टम इज़ नॉट ओनली मेंशन्ड इन द ऋग वेदा बट आल्सो फैक्ट्रीमेंट दैट वाज सम काइंड ऑफ द क्लास डिवीजन इन द सोसाइटी। तो चूँकि कास्ट सिस्टम जो था वो ऋग वेदा में मेंशन नहीं किया हुआ था, बट जैसे जैसे ये आगे बढ़ी लोग ने अपने आप को क्लास डिवीजन सोसाइटी के आधार पर बांटना स्टार्ट किया। द अर्ली आर्यन कॉल्ड द लोकल इनहेबिटेंट्स, इसको दस्यूस के नाम से, ठीक है, और फेमस किया। मतलब आर्यन जो है वो लोकल हैबिटेंट हो सकते हैं, उनको दस्यूस, ठीक है, लोकल हैबिटेंट्स या दस्यूस, ये सब जो होते थे एक सोसाइटी में बांट दिया था और इसको मिक्स नहीं करते थे। इनका ये मानना था कि ड्यूरिंग इस पीरियड में ट्राइबल जो चीफ हुआ करते थे एंड जो प्रिस्ट हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या करते थे, देयर किंग्स मैन की एक मतलब शेयर किया करते थे, जो कि वो कहने का मतलब ये है कि जो डिवीज़न होता था वो कैटेगराइज किया करते थे। सोशल इनइक्वालिटीज़ आ गई थी उस टाइम, ठीक है, और सोसाइटी जो है 3 ग्रुप्स में बट गया था, वॉरियर, प्रीस्ट एंड पीपल के नाम से 3 ग्रुप में बट गया था, 3 सोसाइटी में बट गया था। दिस रिजल्ट इज, और इस प्रकार से सोशल इनइक्वालिटीज़ आने लगी, ठीक है। ट्राइबल सोसाइटी को डिवाइडेड टू 3 ग्रुप्स, ये बट गए थे। द 4th डिवीज़न वो शूद्र हो गया था, ठीक है। एंड ऋग वैदिक पीरियड में आप देखें कि वर्ड शूद्र ये जो है फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया था 10th मंडल में। ऋग्वेद का जो मंडल हुआ करते थे उसमें 10th मंडल में ये उल्लेख है, ठीक है, जिसको बाद में हम देखें तो एडिशन के बेसिस पे इकोनॉमिक और ये सब में इंक्लूड किया गया। अब आगे देखिए, इकोनॉमी वाज मेनली पोस्टल एंड नॉट फूड प्रोड्यूसिंग, देयर वाज नो स्कोप फॉर द कलेक्टिंग रेगुलर ट्रेवल्स टू टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। कोई भी ऐसा स्कोप नहीं था कि आप टैक्स कलेक्ट करिए, कोई एक सिस्टम नहीं चल रही थी अच्छे तरीके से अब पहले जो चलता था। तो अर्ली वैदिक पीरियड में द सोसाइटी जो था वो डिफरेंट क्लासेस में बेस्ड था अपने प्रोफेशन के हिसाब से, जिनका जो प्रोफेशन है उस हिसाब से सोसाइटी जो है अपने अलग अलग प्रोफेशन में बांट दिया गया था। एज अ पर्सन कुड अडॉप्ट एनी प्रोफेशन ऑफ हिज चॉइस, एक पर्सन को छूट थी कि वो कोई भी अपना प्रोफेशन क्या कर सकता है, चॉइस के हिसाब से चूज कर सकता है। आई एम अ पोएट एंड माई फादर इज अ फिजिशियन एंड माई मदर ग्राइंड्स कॉर्न ऑन अ स्टोन, बीइंग द सेम फैमिली वी आर अरेंज्ड डिफरेंट। कहने का मतलब ये है कि मैं एक पोएट हूँ, पिता एक फिजिशियन है और माँ कुछ और काम करती है। कहने का मतलब हर एक को अपना अपना परमिशन था प्रोफेशन को चूज करने का। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रोफेशन विच बिकेम हेरिडिटी इन कोर्स ऑफ टाइम, तो लोग अलग अलग अपना प्रोफेशन फॉलो करते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा हेरिडिटी हुआ बाद में। अगर जो प्रोफेशन उसके पेरेंट्स करते थे वही प्रोफेशन उसका सन या डॉटर उसी प्रोफेशन में लग जाते थे। तो इससे हुआ क्या कि दिस रिजल्ट इन डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू ऑक्यूपेशनल क्लासेस के बेसिस पे सोसाइटी का डिवीज़न हो गया कि जो जिस प्रोफेशन में है वो उसी प्रोफेशन को सिलेक्ट करता था और उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करता था। तो इससे क्या हुआ कि एक कास्ट और एक डिवीज़न बढ़ गया। और इस प्रकार से लेटर वैदिक पीरियड में हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो है 4 डिस्टिंक्ट कास्ट जो बट गए, या इसी को वर्णास भी बोलते हैं, या कास्ट, 4 कास्ट बट गए। कौन कौन सा, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये 4 कास्ट बट गए। तो ब्राह्मण का काम होता था कि प्रीस्ट होते थे, पूजा पाठ किया करते थे, ठीक है। द ब्राह्मण एंड द प्रीस्ट परफॉर्म द रिलीजियस रिचुअल, इनका ये काम था, ठीक है। क्षत्रिय का काम था कि ये वार्स में पार्टिसिपेट किया करते थे, और वैश्यास का काम था कि ये बिजनेस में अटेंड हुआ करते थे या एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री में। और जो बच के क्या, शूद्र, तो शूद्रा सर्व्ड एज द अपर क्लास, ये जो तीनों क्लास है ना इनकी सेवा करने का काम शूद्र का होता था। एज द स्टेटेड अर्लियर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक द कास्ट सिस्टम बिकेम रिजिड, और बाद में हमने देखा कि कास्ट सिस्टम क्या हो गया हमारा, रिजिड होता चला गया, ठीक है ना, रिजिड होता चला गया। और देखिए यहाँ पे है ब्राह्मण, यहाँ पे क्षत्रिय, यहाँ पे है वैश्य और यहाँ पे शूद्र, एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। नेक्स्ट वन इज द
क्षत्रिय जो होते थे वो इंजॉय करते थे बहुत सारे ऐसी सुख सुविधाओं का जो उनको मिलता था। पृष्ठ जो है उनको भगवान का अवतार माना जाता था पृथ्वी पे। क्षत्रिय जो है इनको इंक्रीज देयर पावर टू कम टू रिगार्डेड एज द रूलिंग क्लास। ये इन्होंने अपने पावर को बढ़ाया ताकि हम भी रूलिंग क्लास में आ सकें। और 3 हायर वर्नाज जो थे इनको क्या बोला गया था, उपान्या, ठीक है, या इन्वेंटिचा विद द सेक्रेड थ्रेड अकॉर्डिंग टू द वैदिक मंत्रास एंड इंटरकास्ट मैरिज वाज नॉट प्रिवलेंट। इंटरकास्ट मैरिज जो था वो अलाउड नहीं था एक जाति का दूसरे जाति से। नेक्स्ट वन इज द 4 आश्रम। नेक्स्ट है हमारे कि 4 आश्रम हुआ करते थे, ठीक है। तो लेटर अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा कि फैमिली ट्रेडिशन के हिसाब से ग्रो करती थी। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता था कि पूरा लाइफ स्पेन जो है आर्यन पे डिवाइडेड हो गया 4 पीरियड्स में, ठीक है। और द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ आर नोन एज द 4 आश्रम। और इन्हीं को 4 स्टेजेस जो लाइफ का, इनको 4 आश्रम के नाम से जाते हैं। हर एक 25 साल का ड्यूरेशन का होता है। 4 आश्रम जो होते थे इनमें कौन कौन है इनको देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये 4 आश्रम कौन कौन है, तो ये है ब्रह्मचर्य, पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वनस्पस्त और चौथा है संन्यास। ये 4 आश्रम है। तो बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। तो ये जो है 25 साल के एज तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इस पीरियड में होता क्या है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम है। यहाँ पे ये ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ, ठीक है ना। ये ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ, यहाँ पे ऋषि मुनियों द्वारा जाते थे, शिक्षा उक्षा प्रदान किया करते थे ऋषि मुनि, और लोग यहाँ पे जाके पढ़ाई किया करते थे, नॉलेज गेन करते थे। Popil was expected to be acquire knowledge in the गुरुकुल। गुरुकुल में उनको पढ़ना पड़ता था, उनके डिसिपल्स बनने पड़ते थे। और गृहस्थ आश्रम इसी को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मैन वाज सपोज टू बी मैरी एंड रियलाइज अ फैमिली। जब ये ख़त्म होता था ना, ये ब्रह्मचर्य आश्रम, जब ये टाइमलाइन ख़त्म होता था तो हम आते थे गृहस्थ आश्रम पे। और गृहस्थ का मतलब ही है कि मैरिड लाइफ, फैमिली, ठीक है। एज अ हाउस होल्डर ही वाज टेक टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेनिंग हिज फैमिली का मेंटेनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता था। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम एज ऑफ 25 to 50 ईयर्स। मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम का टाइमलाइन था 25 साल तक। उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम जो कि 25 से 50 साल तक 50 ईयर्स तक होता था। जो थर्ड स्टेज हो जाता उसको बोलते थे वनप्रस्थ आश्रम, ठीक है, जो कि 50 से 75 नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए बढ़ जाता था। और इसमें जो पर्सन है वो माना जाता था कि रिटायर हो गया अपने वर्ल्डली लाइफ से, जो वर्कली लाइफ होता था उसे रिटायर हो चुका है। और वो स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल नॉलेज ज्ञान करता था, आत्मा परमात्मा इन सब में विश्वास रखना। जो लास्ट स्टेज होता था डेट वाज 75 to 100 ईयर्स ऑफ एज, इसको संन्यास आश्रम बोलते थे। ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कि क्या करता था, मैन हैड टू लीव एवरीथिंग, सब चीज़ छोड़ देना है, एंड मेडिटेशन इन ऑर्डर टू अटेंड द मोक्ष एंड सेल्वेशन। मीन्स मेडिटेशन वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस आश्रमा। मेडिटेशन, ध्यान लगाना, भक्तिभाव में लेना। दिस आर द 4 आश्रम। फर्स्ट वन इज द ब्रह्मचर्य आश्रम, सेकेंड इज द गृहस्थ, third one is the vanaspat, and fourth one is the sannyas ashram. Next is the education. What was the position of the education at that time? Education was imparted through the private gurukuls. जो प्राइवेट गुरुकुल्स होते थे वहाँ पे एजुकेशन को मिलती थी। रेसिडेंस वहीं था, वो गुरु के साथ रहते थे, खाते पीते सोते थे, उनकी सेवा करते थे। गुरु इनकी फैमिली थी, ठीक है। और बाद में सेक्रेड इंस्टीट्यूशन का, ये जैसे गुरुकुल होता था, जैसे स्कूल है आज के टाइम में, वैसे गुरुकुल हुआ करता था, वहीं पे रहना पड़ता था इनको। गुरुकुल वाज ऑफन लोकेटेड इन द आउटर स्किट ऑफ द सिटी। ये सिटी और जंगलों में, सिटी से दूर और जंगलों के बीच में बसा करते थे गुरुकुल, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे रहते थे, उनकी सेवा किया करते थे, ठीक है। और जो गुरु है उनको अपने बच्चों की तरह मानते थे, गुरु की सेवा करना पड़ती थी वहाँ पे। उस टाइम होता क्या था, सुबह में उठना, फिर मॉर्निंग वॉक पे जाना, बात करना, वैदिक मंत्र का उच्चारण करना, फिर टीचिंग अपना करना, ठीक है। फिर होता था कि गुरु, जब ये पढ़ाई कंप्लीट होती थी, गुरु दक्षिणा देना पड़ता था, मतलब एक गिफ्ट टू द टीचर, जैसे अच्छे टीचर्स डे में होता है वैसे पहले टीचर डे में होता था गुरु दक्षिणा के रूप में। तो गुरु दक्षिणा का मतलब ये नहीं हुआ टीचर डे मनाना। गुरु दक्षिणा का मतलब होता था कि जैसे जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो पढ़ लिया तो गुरु उससे कुछ बोलते थे कि आप अपनी लाइफ में ऐसा करो वैसा करो, यही मेरे लिए गिफ्ट होगा।
तो गुरु वेर ग्रेटली रिस्पेक्टेड एंड रिवर्स द मैन ऑब्जेक्ट टू द एजुकेशन वाज ब्रिंग अबाउट फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो जब वो पढ़ लेता था तो वो फिजिकल मेंटल और पूरी तरीके से डेवलप हो चुका रहता था। और इसमें क्या क्या पढ़ता था वो, वेद पुराण, ग्रामर, मैथमेटिक्स, इथिक्स, लॉजिक, मिलिट्री साइंस, ये सब उसने पढ़े होते थे बच्चे ने। 2 वुमेन टीचर नेम्ड मैत्री एंड द गर्गी, ठीक है, इनको माना जाता था क्या, गिफ्ट, कंसिडर्ड गिफ्ट एंड वेर ग्रेटली रिस्पेक्टेड, इनको गिफ्ट माना जाता था। 2 वुमेन टीचर होती थी जिनको मैत्री एंड गर्गी वे कंसिडर गिफ्टेड, सॉरी मतलब इनको गिफ्टेड माना जाता था कि एक मतलब गिफ्टेड का मतलब होता है जिसको सब कुछ आता है, चीज़ उसमें ऑलरेडी दिया गया। एंड वे ग्रेटली रिस्पेक्टेड, और इनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था। उस समय टीचर के नाम है ये। फूड, ड्रेस एंड अम्यूज़मेंट की बात करें तो कैसा उस समय एंटरटेनमेंट होता था, फूड कैसा होता था, ड्रेस कैसा होता था, ठीक है, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो वीट एंड द राइस वाज नॉट, तो अगर आप देखें तो वीट और जो राइस होता था वो, वीट एंड राइस वर नॉट known to them. However, in later Vedic time, there was evidence of using rice. तो उस समय ना वीट और राइस कोई नहीं जानता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हमने राइस को व्रीहि के नाम से जानना स्टार्ट किया। काऊ को डोमेस्टिक एनिमल्स के रूप में हम पालते थे, जिसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का यूज़ भी करते थे, कर्ड, बटर, घी बनाते थे, ये सब चीज़, ठीक है। सोमा जो है एक प्रकार का इंटोटॉक्सिक ड्रिंक होता था, ठीक है, और ये कंज्यूम किया जाता था फेस्टिवल के टाइम में, ठीक है ना, चावल वाल से भी बनते थे ये ड्रिंक। द क्लोथ्स वन मैन सिंपल, इस समय जो कपड़े पहने काफ़ी सिंपल हुआ करते थे, और ठीक है ना, दे कंसिडर अंडर गारमेंट्स लाइक नेवी एंड धोती, दीज आर द अंडर। अपर पीस कॉल्ड द वस्त्र एंड शर्ट पहना करते थे। ओवर गारमेंट वाज नोन एज आदिभाषा, जो ओवर गारमेंट होता था जो हम पहनते थे उसके ऊपर में, उसको आदिभाषा के नाम से जानते थे, ठीक है। लूज पीस ऑफ क्लॉथ हुआ करता था एक प्रकार से ये, ठीक है। पगड़ी पहना करते थे जो मेन है। देवर कस्टम ऑफ द वीरिंग एनिमल्स, स्किन भी पहना करते थे, ये जानवरों का स्किन भी पहना करते थे। उसके बाद हर्मिट्स आता था, साधुज आते थे, ठीक है, वो डियर स्किन, ये जो हिरन का स्किन होता था, ठीक है ना, डियर का जो स्किन होता था, ये सब था नॉन एज द मृगचाल। मृग का मतलब ये होता है हिरन, उसी से बना हुआ, उसी के स्किन से बना हुआ। मेन केप्ट लॉन्ग हेयर, लंबे बाल, ठीक है। ऑर्नामेंट्स महिला और पुरुषों दोनों के द्वारा पहना जाता था। ऑर्नामेंट्स ये बने होते थे गोल्ड, सिल्वर, आइवरी और काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस स्टोन से। कुछ इसमें ज्वेलरी है जो कि रिंग्स, एंकल्स और ब्रेसलेट, ये सब कुछ कीमती पत्थरों से भी बना करते थे, और बाकी तो अपना उससे बनता ही था, गोल्ड से बनता ही था। द मेन मीन्स ऑफ अम्यूजमेंट, जो अम्यूजमेंट का जो मेन मीन्स था इनके पास वो क्या था, जो कि हम वैदिक पीरियड में देखें तो रेसेज हुआ करता था, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। चैरियट रेसेस हुआ करते थे, हॉर्स रेसेस हुआ करते थे, डांसिंग, सिंगिंग, हंटिंग, ये सब था। म्यूजिक परफॉर्म किया करते थे, फ्लूट, ड्रम, ये सब मृदंग बजाते थे, ये सब बजाते थे। और स्पोर्ट्स खेलते थे कुछ कुछ फेस्टिवल्स में, और गैम्बलिंग भी किया करते थे। नेक्स्ट वन इज़ द रिलीजियस बिलीफ, इनका रिलीजियस बिलीफ कैसा था, क्या धार्मिक मान्यता थी, इन सब चीज़ों के बारे में। तो हम देखें कि पीपुल इन द वैदिक एज में जो वर्शिप करते थे, ठीक है, फोर्सेस को ऑफ नेचर, जो नेचर को काफ़ी प्यार करते थे, उनको मानते थे, नेचुरल फोर्सेस पे बिलीव करते थे, ठीक है। फोर्सेस का मतलब जो भी जैसे कि जो भी घटनाएं घट रही हैं वो नेचर के द्वारा हो रही हैं। दे गेव ह्यूमन एंड एनिमल एट्रीब्यूट, मतलब ह्यूमन और एनिमल एट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि ह्यूमन और एनिमल्स की मतलब ह्यूमन और एनिमल्स में इनका काफ़ी ज़्यादा बिलीव होता था, ठीक है। ये मानते थे कि ये भगवान के ये हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मानते तो थे, लेकिन इन्हीं के स्किन्स भी बनाते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदिक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग दिस गुड्स वेयर, इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गुड्स देख रहे हैं ना वो क्या है हमारा, इंद्र, मतलब कि ऐसा माना गया कि जो इस इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गॉड हुआ करते थे, जो भगवान हुआ करते थे, वो कौन है, इंद्र। इंद्र को मानते थे ये। अगला है, आप यहाँ पे देख लीजिए उस टाइम क्या चलता था, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, जिनको शिव बोलते हैं। तो 250 हाइम्स की बात करें तो ये ऋग्वेदिक में देखने को मिला है, और इनमें
पुरानास, ठीक है, जो कि फोर्ट बेकर, और जितेंद्र जिनका नाम है एज अ विनर, ठीक है। पुरंडारा का मतलब ही है फोर्ट ब्रेकर, या जितेंद्र जिनको क्या बोलते हैं विनर, इज कंसिडर्ड एज द रेन गॉड। इनको रेन गॉड मतलब बारिश के देवता के रूप में जाना जाता था और माना जाता था कि बारिश का यही कारण है, इन्हीं की वजह से बारिश होती है। द सेकंड पोजीशन इज हेल्ड बाय अग्नि। कहने का मतलब यह है कि ये चाहे तो बारिश करा दे, ये इंद्र देवता है। और कहने का मतलब यह है कि जो अग्नि है उनका सेकंड पोजीशन आया था फायर गॉड, ठीक है ना। इनको इंटरमीडिएट माना जाता था गॉड और मैन के बीच का, ठीक है ना। ऊपर भगवान हो गए, गॉड हो गए, नीचे मैन हो गए, और बीच का ये, ऐसा माना जाता था। कैरीज देम टू द गॉड इन द फॉर्म ऑफ अ स्मोक। ये स्मोक के फॉर्म में, ठीक है, गॉड के पास भेजते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑक्युपाइड बाय वरुण, इनको बोलते थे जो तीसरा पोजीशन होता था, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और तीसरा हमें देखना है द थर्ड पोजीशन इज, थर्ड जो पोजीशन होता था ये किसका होता था, वरुण का, ठीक है, वरुण थर्ड पोजीशन। ये वाटर, क्लाउड और ओशियन और रिवर्स के देवता माने जाते थे, स्टार्स और हेवेंस के भी, ठीक है। वरुण इज रिगार्डेड एज द अपहोल्डर ऑफ द नेचुरल एंड कॉस्मेटिक ऑर्डर्स। तो इनके भी देवता ये माने जाते थे, जो नेचुरल और कॉस्मेटिक ऑर्डर्स जो भी हो रहे इनके देवता माने जाते थे। वैदिक गॉड्स की अब बात करें तो वायु जैसे कि, ठीक है ना, सरयू, ठीक है, यामा, तो ये सब जो हैं, यामा का मतलब है लॉर्ड ऑफ डेथ, ठीक है, रुद्रा गॉड ऑफ स्टॉर्म, ये सब उपाधियाँ मिली हुई थी इनको और इन सब के देवता को माने जाते थे। कुछ ऐसे गॉडेस भी है जो कि वर्शिप किया जाती थी, और ये फीमेल गॉडेस हुआ करती थी, वह जैसे कि उषा हो गई, ठीक है, ये फीमेल गॉडेस हुआ करती थी, जैसे कि गॉडेस वाज उषा, फीमेल गॉडेस, ठीक है। और इनको क्या माना जाता था, इनको क्या माना जाता था, द गॉड ऑफ द ड्रॉन एंड द अदर गॉडेस ऑफ उषा, गॉडेस ऑफ डॉन, अदर इम्पोर्टेंट फीमेल डिटीज ये परफॉर्म पृथ्वी, ठीक है, इनको माना जाता था। उसके बाद हो गया आदिति, अ ग्रेट मदर ऑफ गॉड, रात्रि नाइट की माँ, ठीक है, अरण्यानी द लेडी ऑफ फॉरेस्ट, दिशाना द गॉडेस ऑफ वेजिटेशन, ये सब इनको माना जाता था। लेटर वैदिक एज में हमने देखा क्या, प्रजापति क्रिएटर ऑफ ब्रह्मा बिकेम द सुप्रीम गॉड, ठीक है ना, इनको सुप्रीम गॉड माना जाने लगा। इंद्र और अग्नि, इन्होंने क्या किया, अपना सिग्निफिकेंस लॉस कर दिया बाद में, क्योंकि ये चीज़ रिप्लेस हो गई। पहले इंद्र और अग्नि थे, पहले नंबर पे इंद्र, दूसरे पे अग्नि। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या होने लगा, प्रजापति आने लगे। विष्णु बिकेम द रिगार्डेड एज द प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपुल एंड द शिवा इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। तो मानने लगा कि विष्णु जो है वो प्रिजर्वर है और जो शिवा है वो डिस्ट्रॉयर है यूनिवर्स के। सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स क्या होने लगे, तो विद द रिलीजियस इवोल्यूशन, जैसे जैसे रिलीजियस इवोल्यूशन बढ़ा, रिचुअल्स सेक्रीफाइसेस होने लगे, मतलब याजना चलने लगी। तो इस प्रकार से एक डेली रूटीन बन गया, पूजा पाठ करो, हवन करो, मंत्र करो, ठीक है। उसके बाद जो मिल्क, घी, ग्रेन्स, फ्रूट हो गए वो उनको चढ़ाने जाने लगे भगवान को, तो ये सब वहीं से मिले हैं, ठीक है। और कुछ गिफ्ट दिया जाने लगा जिसको दक्षिणा बोला जाता है आज भी, और उस टाइम भी होता था, ये नाम आपने देखा होगा, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है गिफ्ट और दक्षिणा के नाम से, ठीक है। तो ये दिया जाने लगा, जो ये परफॉर्म करते थे, जो पुजारी होते थे वो दक्षिणा भी देते थे, भगवान को चढ़ाते थे। रिचुअल्स हैड गेन्ड अ स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड इवन अ स्मॉल डेविएशन ऑफ द परफॉर्मिंग सर्टेन वर्शिप्स आर कंसिडर्ड एज अ सिन। तो ये रिचुअल्स ऐसे बढ़ने लगे। अगर आगे बात करें ना डॉक्ट्राइन्स की, तो ब्राह्मण्स जो होते थे उनको माना जाता था इनोवेशन आइडियाज़ लाने के लिए, मतलब पूजा पाठ में रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए मोरिफोसिस बहुत ज़्यादा इनको महत्व दिया जाने लगा, क्योंकि ये तपस्या भी किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ से लोग देखते थे, सीखते थे। उसके बाद आया कर्म, एक्शन के बारे में बताते थे, धर्म ड्यूटी के बारे में बताते, और मोक्ष कैसे प्राप्ति होगा, डेट इज सैल्वेशन, ये भी बताते थे। रीबर्थ के बारे में बताते थे कि कैसे पुनर्जन्म होता है और किस जन्म में क्या होगा, ये सब इनोवेशन ये बताया करते थे। और ब्राह्मण्स जो होते थे, माना जाता था कि ब्राह्मण्स वेयर द सेड हैव डिवाइन पावर्स,
इनके पास बोला जाता था कि काफ़ी ज़्यादा डिवाइन पावर होता था और कोई भी रिचुअल और रिलीजियस सेलिब्रेशन इनके बिना नहीं परफॉर्म किया जा सकता। चलिए आगे देखते हैं कि लेटर और अर्ली और लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में समझते हैं। तो अर्ली और लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में समझते हैं। तो हमने देखा अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन हमारा ये है और लेटर वैदिक सिविलाइजेशन हमारा कौन सा है, ये वाला पार्ट है। तो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं इंडस वैली, ये जो इंडस है ना, यहाँ से इधर सतलज, रावी, चेनाब, झेलम इधर की तरफ बसी हुई थी, ये जो इंडस है ऐसे। बट ये जो लेटर वैदिक की बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड में हमने ये देखा कि ये गंगा और यमुना के दोआब, यहाँ से देखिए गंगा, यमुना, सरस्वती, ये एरिया जो है इस दोआब में बसा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस रहा है काफ़ी हद तक। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इनकी इकोनॉमी के बारे में। तो ऋग वैदिक इकोनॉमिक जो था ये काफ़ी, इस टाइम के देखे तो आर्यन जो होते थे कैटल फार्मिंग किया करते थे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा धनी होते थे। ठीक है ना, एक चीज़ और, द कैटल वाज सिनोनिमस विद द वेल्थ, जिसके पास जितनी कैटल्स उसके पास उतना अच्छा वो धनी व्यक्ति। अ वेल्दी पर्सन वाज कॉल्ड गोमत, इसको गोमत के नाम से जानते थे। जो एक वेल्दी पर्सन होता था उसको गोमत के नाम से जानते थे। गोप और गोपति ये जो होते थे इपिथिस्ट होते थे, मतलब ये राजा के सामने जाते थे और उनको एक रेस्पेक्टेड पोस्ट मिलता था। द ऋग वेदा गोधूली इज यूज इज अ टर्म ऑफ मेजर टाइम, तो ये टाइम मेजरमेंट का एक टर्म यूज़ करते हैं हम, और क्या, कुछ नहीं। डिस्टेंस ये जो है इसको बोलते हैं, डिस्टेंस का जो है ना इसको हम गाविती। तो ये ध्यान रखना है कि जो गोधुली है, गोधुली ये टाइम्स के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस का मतलब है गावयुति उस टाइम जाना जाता था, और डॉटर को दुहित्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, द वन हु मिल्क्स द काउस। ठीक है, दुहित्र मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि गोधुली जो टर्म है वो टाइम के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट के लिए यूज़ होता था। गावयुति जो है ये एक डॉटर को बोला जाता था, और जो दुहित्र है ये एक ऐसे पर्सन को बोला जाता था जो गाय का दूध निकालता था, वन हु मिल्क्स द काउस। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए। कंपेयर टू द लिंग्विस्टिक एडवांस ऑफ कैटल रीडिंग ऋग्वेदा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज फाइंड मेनी वेरी फ्यू रेफरेंसेस अपार्ट फ्रॉम यावा और बार्ली। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखें लिंग्विस्टिक एविडेंस, ठीक है ना, तो जो लोग वहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं वहाँ के सोर्सेज के बारे में, तो वहाँ से ये पता चलता था कि कैटल रियरिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस था, जानवरों का रख रखाव पाला। और ये भी पता चल रहा है कि वहाँ पे जो है बार्ली, ग्रेन्स, ये सब मेंशन मिले हैं हमें, मतलब ये लोग इनके बारे में कल्टीवेटिंग किया करते थे। इसके बाद में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, उसके बाद क्या किया करते थे, एरिया, जो कि एरिया होता था ना, लो रेनफॉल या मेजर रिवर्स, तो उनके आसपास में भी ये कल्टीवेशन किया। कहने का मतलब जहाँ लो रेनफॉल हो रहा है, मेजर रिवर्स मेंशन्ड है ऋग्वेदा में, ठीक है, तो ये वहाँ पे सेटल हुआ करते थे। वहाँ जाके नदी के किनारे जहाँ इनको फर्टाइल सॉइल मिलती थी वहाँ जाकर बस जाते थे। तो ऐसे कंडीशंस में एलुवियल लैंड जो आपने देखा होगा वो कल्टीवेट नहीं कर सकते। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आप ऐसे कंडीशंस में देखें तो एलुवियल लैंड्स नियर द रिवर्स कुड नॉट बी कल्टिवेटेड ऑन अ परमानेंट बेसिस पे इसको कल्टिवेट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे चेंजेज आएंगे इकोनॉमी में। कहने का मतलब ये है कि लेटर वैदिक फेज में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट हो रहा था, बढ़ रहा था। तो एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं ग्रो हुआ है इनके टाइम में। ठीक है, और लेटर वैदिक में ये क्या हुआ, धीरे धीरे फर्टाइल एलुवियल लैंड्स और गंगा यमुना की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि पहले इंडस वैली की साइड में थे, सिंधु घाटी की साइड में थे। और आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज की माने तो उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हुए हैं।
ठीक है, आप देख रहे इधर से इधर की तरफ ये क्या हुआ, शिफ्ट हुआ है। आगे आते हैं, राइस इज अ स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल, द वैदिक टेक्स्ट मेंशन विहिता तंडुला एंड साली डिनोटिंग द राइस। आप यहाँ पे देखिए रिथी, तंदुला एंड साली, ये राइस की कैटेगरीज हैं। तो लेटर वैदिक टेक्स्ट में हमें ये देखने को मिला कि ऑक्शन योक टू द प्लव, ये जुताई करने के लिए खेत का ये काम आता था। सजेस्टिंग द प्रिविलेंस ऑफ द प्लव कल्टीवेशन टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ दिस पीरियड वाज आयरन। तो इस समय आयरन से खेतों को जोता जाने लगा काफ़ी डीपली, ठीक है। तो उससे फर्टिलिटी भी बढ़ने लगी और जो प्रोडक्शन होता था फूड ग्रेन्स का वो भी बहुत ज़्यादा होने लगा, ठीक है। क्राफ्टमैन की बात करें तो क्राफ्टमैन की कैटेगरी में देखिए तो टेक्स्ट में लेदर वर्कर्स का जिक्र आता है, ठीक है। उसके बाद व्हील वर्कर्स का जिक्र आता है। उसके बाद ब्लैक स्मिथ जो होते थे, कुम्हार होते थे, कारपेंटर होते थे, इन लोग का जिक्र आता है। ये लोग भी थे उस समय, बट इनका स्टेटस काफ़ी लो हुआ करता था, ठीक है। अगर आप बात करें तो बुनकर जो कि वीविंग स्कीम्स की पैटर्न की बात करें तो क्राफ्ट घरों में बना हुआ वूल से बने हुए सब्सटेंस मतलब कपड़े बनाते थे। शिप रियरिंग किया करते थे, उसके शिप का जो हेयर होता है उससे रॉ मटेरियल बनाते थे। कॉटन का यूज़ कहीं नहीं होता था और इसलिए इसको मेंशन भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट है ट्रेड के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेड कैसा था, तो अगर आप ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में देखें तो जो लेटर वैदिक फेज होता था, एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा फेमस था इसमें, जिससे मार्केट प्रोडक्शन बढ़ा, टाउन और सिटीज़ ग्रोज हुए, लोग उधर जाकर अपने ग्रेन्स को बेचने लगे, ठीक है। धीरे धीरे आर्यंस भी जो है वो टाउन और सिटी की तरफ मूव करने लगे। फिर क्वाइन सिस्टम आया, बार्टर सिस्टम आया। बार्टर सिस्टम का मतलब यह है कि जैसे आपको कुछ मार्केट से सामान चाहिए तो आपने क्या किया कि मान लो आपको चाहिए कपड़े, क्लॉथ चाहिए, आपको कपड़े चाहिए तो आप मार्केट गए, वहाँ पे ग्रेन्स बेचे आपने, तो आप मार्केट में ग्रेन्स लेकर जाते हैं, ठीक है। और ग्रेन्स के बदले आप क्या करते हैं, आप मार्केट में ग्रेन्स लेकर जाते हैं और वहाँ से उसके बदले कुछ कपड़े लेकर आते हैं। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, मतलब पैसे की कोई अता पता नहीं होती थी, आप सामान के बदले, गुड्स के बदले में गुड्स खरीदते थे। डेट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज करते थे। अगला है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के बाद बात करें तो एग्रीकल्चर इनका जो मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था, है ना। एग्रीकल्चर होता था, ट्रेड होता था, चूँकि ये सब चीज़ जान गए थे, पोइट्री, फिशरीज, ठीक है, मेटल क्राफ्टिंग, कारपेंट्री, ये सब जान गए थे, वीविंग, नीटिंग, डाइनिंग, स्पिनिंग, तो ये इनका मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था। तो एक ओवरव्यू अगर देखने की बात करें हम, देखने की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपेरिजन का बेसिस क्या था। कंपेरिजन देखें, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज की कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इजीली। सोसाइटी के बारे में देखें तो फैमिली बेसिक यूनिट हुआ करती थी और यहाँ पे जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। वोमेन को इक्वल राइट मिलता था, यहाँ पे उनकी राइट्स छीनी जा रही थी। कास्ट सिस्टम काफ़ी रिजिड था, यहाँ पे कास्ट सिस्टम थोड़ा लो रिजिड हुआ, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब कास्ट सिस्टम जो था यहाँ पे उसकी उतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कास्ट सिस्टम को बांटने जाने लगा। गुरुकुल सिस्टम एजुकेशन का था, यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज डेवलप्ड एट दिस टाइम। गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन डेवलप हो चुका था, इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुका था। फूड जो है मिल्क, बार्ली, फ्रूट, वेजिटेबल और मीट चलते थे, इसमें होता था, रिड्यूस हो गए थे ये सब। वर्शिप जो है नेचुरल फिनोमिनन का, और इसमें जो है मोर कॉम्प्लेक्स हो गया था, इसमें आसान था। इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सूर्य, ये सब वर्शिप किए जाते थे, पूजा किया जाता था इनका, बट इसमें ब्रह्मा, राम एंड कृष्ण, ठीक है, एंड विष्णु एंड शिवा, इनकी पूजा होती थी। टेम्पल्स एंड आइडल्स वेर अब्सेंस, इसमें नहीं थे, बट इसमें ये थे, रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाने लगा कर्म धर्म के आधार पर। इन द बिगनिंग द मेन ऑक्यूपेशन वाज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, शुरू में इनका मेन जो व्यवसाय था, इकोनॉमी थी, वो डोमेस्टिकेशन से आती थी। सेकेंडरी एग्रीकल्चर थी, इसमें फर्स्ट एग्रीकल्चर है और सेकेंडरी क्या है, डोमेस्टिकेशन है। कैटल वाज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ बट लैंड वाज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ, ठीक है। मैनी इंगेज्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स, काफ़ी ज़्यादा व्यापार और कॉमर्स में बिजी, बट यहाँ पे ट्रेड और तो था ही, बट ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया।
एंड ऑक्यूपेशन के साथ साथ न्यू ऑक्यूपेशंस भी, फिजिशियंस, म्यूजिशियंस और बहुत सारे प्रोफेशन हैं। बट यहाँ पे प्रोफेशन क्या है, पोल्ट्री, क्राफ्ट, गोल्ड, आयरन एंड इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन यही सब थे। वीवरी